चलिए बच्चों, तो ये क्या है, इसके कार्य हैं। ठीक। प्लास्टोसाइनिन का मुख्य घटक होता है। प्लास्टोसाइनिन किस में काम आता है, मैंने अभी आपको बताया। प्लास्टोसाइनिन प्रकाश संश्लेषण, जब हम पढ़ेंगे तब आपकी वहां बात करेंगे। प्लास्टोसाइनिन प्रकाश संश्लेषण में काम आता है। कई सारे ऐसे एंजाइम हैं जिसके लिए ये सक्रियक की तरह काम करता है। पॉलीफिनॉल ऑक्सीडेज है, लैक्टेज है, ये एंजाइम है जिसके लिए सक्रियक के रूप में करता है। प्रकाश संश्लेषण, श्वसन, इनके अंदर ये संतुलन बनाए रखता है। ठीक है, इसमें क्या करता है, ये संतुलन बनाए रखता है। इसके साथ साथ ये क्लोरोफिल के संश्लेषण के लिए या क्लोरोफिल के लिए व CO2 के सापचे के लिए या CO2 के संश्लेषण, मतलब CO2 के जुड़ने के लिए भी ये आवश्यक होता है। तो ये कुछ इसके क्या है, कार्य। प्लास्टोसाइनिन का मुख्य घटक है, सक्रियक के रूप में कार्य करता है। कई सारे ऐसे एंजाइम्स हैं जिनके लिए सक्रियक के रूप में कार्य करता है। पॉलीफिनोल ऑक्सीडेज, लैक्टेज। प्रकाश संश्लेषण, श्वसन में संतुलन बनाए रखता है। वह क्लोरोफिल व CO2 के जुड़ने के लिए भी ये जरूरी होता है। ठीक। अब बात करते हैं इसके न्यूनता के लक्षण, इसकी कमी। ठीक है, तो सबसे पहली, क्योंकि हमने सबसे पहले क्या बोल दिया था, क्लोरोफिल के लिए तो पहला ही काम हम किसे लिखते हैं, हरिमाहीनता। और हरिमाहीनता कैसे, जो पत्तियां होती हैं, ठीक है, तो पत्तियां पहले शीर्ष पे से पीली दिखाई ले लेती है, यहाँ से पीली पड़ जाती हैं, और धीरे धीरे ये जो पीलापन है ये कहाँ की तरफ चलता है, इसके किनारों पे चलता है। किनारों पे होता हुआ एट लास्ट, यानी कि सबसे अंत में पत्ती क्या हो जाती है, मुरझा जाती है, मुरझाने लगती है। ठीक है, सबसे पहले कहाँ देखने को मिलता है पीलापन, शीर्ष पर देखने को मिलता है। धीरे धीरे वो कहाँ पर, पत्तियों के कोनों पर आने लगता है, उसके किनारों पर आता है और पत्ती मुरझाने लगती है। इसको पीला नोक रोग भी कहते हैं। पीला नोक रोग क्यों, क्योंकि क्या है, इसका जो शीर्ष है, पत्ती का जो शीर्ष है वो कैसा दिखाई देता है, पीला दिखाई देता है, इसलिए इसे पीली नोक रोग या पीला नोक रोग भी इसको कहा जाता है। ठीक है, इसके अलावा और क्या होता है, अभी हमने आपको बोला था कि ये क्या करता है, आपके कई सारे एंजाइम्स, तो उनकी कमी हो जाती है इसके अंदर। कई सारे एंजाइम से सक्रिय के रूप में ये काम कर रहे हैं, तो उसकी। इसके अलावा रोजेट क्रम, रोजेट क्रम क्या होता है, मैंने भी आपको थोड़ी देर पहले बात करी थी। रोजेट क्रम क्या होता है, जो पादप का स्तंभ है वो छोटा रह जाता है। पादप का स्तंभ कैसा रह जाता है, पादप का स्तंभ छोटा रह जाता है, और एक साथ कई सारी कलिकाएं, एक साथ कई सारी कलिकाएं निकलती हैं। ठीक है, कई कलिकाएं निकलती हैं इसमें, तो पादप कैसा दिखता है, छोटा, और एक साथ कई कलिकाओं से गुच्छा, और इसके अंदर गोंद जैसा रिसाव भी देखने को मिलता है। ठीक, गोंद जैसा रिसाव भी देखने को इसके अंदर मिलता है। तो ये होती है इसकी रोजेट क्रम। रोजेट क्रम क्या हो जाता है, स्तंभ छोटा हो जाता है, एक साथ कई सारी कलिकाएं निकलती हैं, और गोंद जैसा रिसाव भी देखने को इसके अंदर हमें मिलता है। तीसरा क्या है, इसके कायिक अंगों से ज्यादा, कायिक अंगों से अधिक जननांगों पर कायिक अंगों से अधिक जननांगों पर प्रभाव पड़ता है। ठीक है, कायिक अंगों से अधिक जननांगों पर प्रभाव पड़ता है, और जननांगों पर प्रभाव पड़ने की वजह से कैसा, दाने नहीं बनते पादप में,
ठीक है, दाने नहीं बनते। ठीक, चलिए ये सब इसकी कमियां हैं, बाकी और भी दे रखी है पर ये कुछ मेन कमी है। और एक लिख सकते हैं जैसे विभिन्न वर्णकों की कमी हो जाती है, वैसे ये जरूरी नहीं आप लिखें, मेन ये 3 ही है। ठीक है, विभिन्न वर्णकों की कमी हो जाती है। तो ये सब क्या है इसके, ये सब इसके कमी है। पहला सबसे हमने बोला हरिमाहीनता, हरिमाहीनता का मतलब है कि पत्ती कैसी हो जाएगी, पीली पड़ जाएगी। तो ये कहाँ से पीली पड़ जाती है पत्ती, शीर्ष पर से पीली पड़ जाती है और धीरे धीरे कहाँ की तरफ, किनारों की तरफ चलने लगती है, तो पत्ती मुरझाने लगती है। और इसी को क्या बोलते हैं हम, पीला नोक रोग। ठीक है, पीली नोक रोग या पीला नोक रोग। पत्ती पादप कैसा दिखता है, रोजेट क्रम दिखाई देता है। रोजेट क्रम का मतलब स्तंभ छोटा हो जाता है और एक साथ कई कलिकाएं इसमें से निकलने लगती हैं। गूंद जैसा रिसाव भी इसमें देखने को मिलता है। कायिक अंगों से अधिक किस पर प्रभाव पड़ता है, जनांगों पर प्रभाव पड़ता है, यानी कि दाने नहीं बनते। हम जानते हैं क्या होता है जनांगों में, भाई फूल बनता है उसमें फल लगता है, तो दाने नहीं बनते। पादा अगर हम जैसे क्रॉप्स की, फलों की, क्या कहते हैं उसकी, फसलों की अगर हम बात कर रहे हैं तो, ठीक है। और इसकी कमी हो जाने की वजह से विभिन्न वर्णकों की भी कमी हो जाती है। पर कहने का बात वही है कि कॉपर की कमी ही बहुत कम होती है, क्योंकि ये क्या है, सूक्ष्म तत्व है और इसका थोड़ी सी मात्रा में भी अगर अवशोषण हो जाता है तो इसका काम हो जाता है। ठीक, तो ये क्या है आपका कॉपर। ठीक, अब बात करते हैं किसकी, क्लोरीन। अगला आपका क्लोरीन। ठीक, क्लोरीन, क्लोरीन मृदा में ये क्लोराइड आयन के रूप में पाया जाता है, Cl माइनस। मृदा में यह है क्लोराइड आयन Cl माइनस के रूप में यह पाया जाता है। ठीक है, वैसे तो इसकी अगर देखी जाए क्लोरीन की बहुत ज्यादा इसके बारे में पता नहीं है कि किस रूप में इसका होता है, तो इसलिए ना तो इसके कार्यों का बहुत ज्यादा पता है और ना इसकी कमी का पता है। क्लोरीन के ना तो कार्यों का पता है बच्चों और ना ही इसकी कमी का पता है, क्योंकि एक तो ये बहुत सूक्ष्म तत्व है। ठीक है, और ये किस रूप में होता है, बस ऐसा मान लिया जाता है जैसे कि हिल रिएक्शन। हिल रिएक्शन क्या है, हिल रिएक्शन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस होता है, जब प्रकाश संश्लेषण होता है उस समय। प्रकाश संश्लेषण में हम ये क्या कहते हैं कि पानी का इस्तेमाल करते हैं, पादप करते हैं पानी का इस्तेमाल, CO2 का इस्तेमाल करते हैं, तभी तो भोजन बनाते हैं। ठीक है, तो पानी के इस्तेमाल के समय, उस समय जो सहायक के रूप में इनको चाहिए होता है वो क्या होता है, इसका क्लोरीन होता है। तो ऐसा माना जाता है कि जो क्लोरीन है हिल रिएक्शन के समय उस पानी का टूटना, H2O जो मॉलिक्यूल है, वाटर मॉलिक्यूल का प्रकाश संश्लेषण के समय टूटना, वो हिल रिएक्शन कहा जाता है। क्यों, क्योंकि उसको देने वाले साइंटिस्ट कौन, वैज्ञानिक कौन थे, हिल। ठीक है, तो हम ये मान लेते हैं उसमें एक सहायक के रूप में क्लोरीन मौजूद होता है, तो हम ये कहते हैं कि वहां पर इसका काम है। इसका आधे अधिक और क्या होता है, कैसा कहते हैं, पत्तियों में इसका क्लोरीन का काम होता है, यानी क्लोरोफिल में इसका काम होता है, क्लोरोफिल में इसका काम होता है। तो ये कुछ हैं जो माने जाते हैं कि इसमें इसका कार्य होता है नहीं होता है पता नहीं। ठीक है, क्यों, क्योंकि ना तो इसकी कार्य का पता है और ना ही इसकी कमियों का पता है। ठीक, अब बात करते हैं अगला इसका कोबाल्ट। अगला लास्ट है आपका कोबाल्ट। तो ये भी किसमें, भारी धातुओं में आता है, मॉलिब्डेनम की तरह भारी धातुओं में ही आता है ये। नाइट्रोजन यौगीकरण में, जैसे कि नाइट्रोजन जो होता है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण में इसका काम होता है। तो ये सब बहुत सूक्ष्म तत्व है, इसको आप खुद ही कर लेना। कोबाल्ट है जैसे, तो ये भी क्या है कि भारी धातुओं में आता है और नाइट्रोजन स्थिरीकरण में इसका कार्य होता है। ठीक, आप लोग खुद से कर लेना इसको, इसके बारे में पढ़ने का इतना ज्यादा जरूरी नहीं है। तो यहाँ पर ये हो गए बच्चों आपकी, ये सोडियम जो है इसका कहाँ पर काम आता है, C4 पादप। C4 पादप कहाँ आएंगे आपके, प्रकाश संश्लेषण जब करेंगे हम। ठीक है, C4 पादपों में एक बनता है PEP, फॉस्फो एनल पाइरूवेट। C4 पादप में PEP बनता है। PEP क्या है, PEP प्रथम कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब जैसे कि C3 पादपों में RUBP, राइबोलोज बिस्फोस्फेट कार्बन डाइऑक्साइड को लेता है, ऐसे ही C4 पादप में
फॉस्फो एनल पायरुवेट यानी कि पी कार्बन डाइऑक्साइड का संश्लेषण करता है, यानी कि उसको कार्बन डाइऑक्साइड का एब्जॉर्प्शन करता है। तो उसमें इसका काम आता है किसका, सोडियम का, और कहीं कोई काम नहीं है सोडियम का। ये भी एक सूक्ष्म तत्व है, ठीक है। कैम पादप, C4 पादप इनमें पुनर्जनन के लिए होता है। चलिए ठीक, अब बात करते हैं आपसे जो आपके पादप और कुछ जो चीज दे रखी है। ये जो आपका खनिज तत्व का चैप्टर है ये कंप्लीट हो गया। पहली बात तो ये आपका कंप्लीट हो गया है। अभी तक हम लोगों ने काफी सारे पढ़ लिए, बहुत टाइम हो गया है, आप लोग भी बोर हो गए हो पढ़ते पढ़ते इसको, मैं भी पढ़ाते पढ़ाते बोर हो गई हूँ। तो फाइनली आज हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया, ठीक है। क्यों? क्योंकि मतलब पूरा ये तो याद करने का चैप्टर है, रट्टा मारने का चैप्टर है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, आप भी कुछ नहीं कर सकते। बस इतनी मदद हम आपकी कर सकते हैं कि 10 पॉइंट है, तो 10 पॉइंट में से जो 5 पॉइंट इंपॉर्टेंट है वो हम आपको बता देते हैं कि हाँ ये 5 पॉइंट है, इनको आप याद कर लेना, ठीक है। उनके बारे में थोड़ा सा समझा देते तो वो हम कर सकते हैं, बाकी याद तो आपको करना है, इसमें तो याद हम नहीं कर सकते, ठीक है। अच्छा, एक आपका पॉइंट दे रखा है पर्णीय पोषण, फोलियर न्यूट्रिशन, क्या चीज है उसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। पर्णीय पोषण फोलियर न्यूट्रिशन, ठीक है। फोलियर न्यूट्रिशन पर्णीय पोषण क्या होता है? हम ज्यादातर हम जो उर्वरक देते हैं बच्चों, आजकल आप लोगों ने देखा होगा उर्वरक कैसे दिए जाते हैं, स्प्रे में दिए जाते हैं। आप में से कई होंगे जो मतलब आप लोगों के घर में, जिनमें से कईयों के घर में खेती बाड़ी होती होगी, ठीक है। तो कैसे देते हैं? स्प्रेयर के रूप में देते हैं। स्प्रेयर क्या होता है? वो भर लेते हैं उसमें और फिर ऐसे करके देते हैं। देते कि नहीं देते? क्या करते हैं? स्प्रे करते हैं, ठीक है। तो सेम वही चीज है। फोलियर न्यूट्रिशन क्या चीज है? पर्णीय पोषण, यानी कि खाद के रूप में या मृदा में देने से अच्छा है आप उसे डायरेक्ट कैसे दें? पत्तियों पे दें, ठीक है। इससे क्या फर्क पड़ता है? इससे क्या फायदा होता है? इससे ये फायदा होता है कि जो पोषण आप पादप को मृदा के थ्रू मिलता है वो पोषण पादप क्या कर लेते हैं? डायरेक्ट ले लेते हैं। यानी कि जो लॉस होता है, भाई आप एक बार बताओ, आपको जाना है A to Z, ठीक है। अब मैं डायरेक्ट जेड पे पहुंच गई तो ये जो टाइम है वो बचा कि नहीं बचा? बचा ना भाई। आप पादप जो है मृदा से अगर पोषण लेंगे तो मृदा से पोषण लेने के बाद वो जाएगा पत्तियों तक ही, फलों तक, फूलों तक, या जहां भी आपको उसको जाना है वहीं तक। अगर आप डायरेक्ट उसको वहीं दे देंगे तो वो टाइम जो है वो बचेगा, साथ में अच्छे से हो पाएगा। वही जो चीज है, अभी जो पादप भाई मृदा से लेंगे उसको अच्छे से वो ले पा रहे नहीं ले पा रहे, वो अलग बात हो जाती है। तो क्या रह पाएगा? उसे अच्छे से ले पाएगा। तो आजकल इसका इस्तेमाल बहुत होता है। तो इसी तरह के पोषण को क्या कहा जाता है? पर्णीय पोषण, ठीक है, जो छिड़काव किया जाता है, ठीक। अब जैसे नाइट्रोजन उर्वरक, इसका बहुत किया जाता है, नाइट्रोजन युक्त उर्वरक। हम मैंने आपको शुरू में सबसे पहला जो तत्व है हमने यही पढ़ा है, नाइट्रोजन, ठीक है। नाइट्रोजन उर्वरक, ठीक है, नाइट्रोजन उर्वरक। तो जब पादपों में जब पत्तियां लगती हैं, जब फल लगते हैं, जब जननांग मतलब जब उसके अंदर रिप्रोडक्शन होता है, अगर उस टाइम पर हम अगर नाइट्रोजन का छिड़काव करते हैं तो उस टाइम पर नाइट्रोजन के छिड़काव करने की वजह से पादपों में क्या देखने को मिलती है? वृद्धि देखने को मिलती है। तो इसी वजह से हम ये कहते हैं कि वो किसकी वजह से हो रही है? उसमें नाइट्रोजन की वजह से हो रही है। तो ये बहुत इस्तेमाल किया जाता है कि ड्यूरिंग द फ्लावर, मतलब जब फूल बन रहा है, जब उसके अंदर फल बन रहा है, उस समय नाइट्रोजन का छिड़काव किया जाता है जिससे कि अच्छे से उसके अंदर क्या हो सके? फल फूल का बनना हो सके, ठीक है। तो इस टाइप का पोषण कैसा क्या कहलाता है बच्चों? पर्णीय पोषण, ठीक है। चलिए, तो ये चैप्टर आपका यहाँ कंप्लीट हो गया है। बाकी का आपका जो नया चैप्टर है वो आपका अगली वाली क्लास में हम लेंगे, यानी कि कल आपका लेंगे। तब तक आपको जितना आपको ये पूरा चैप्टर आपको पढ़ के आएंगे, जो भी थोड़ा बहुत डाउट है वो आप पूछ लेंगे। बाकी हम आपका कल से नया चैप्टर शुरू करेंगे। तो ये चैप्टर मैंने आपको पहले बार बार कह रही हूँ बच्चों, ये पूरा याद करने का है, तो प्लीज आप इसे याद करके आइए, ठीक है ना। याद करिए, हो जाएगा। हालांकि ये हो जाता है कि मिक्सअप हो जाते हैं ज्यादातर बच्चों की, डाउट जो बच्चों का आता है वो याद है मैडम एक खनिज के कार्य और उसकी कमियां दूसरे खनिज में घुस जाती है। दिक्कत क्या है? घुस जाने दो, कोई दिक्कत नहीं है, एक के दूसरे में घुस जाने दो, कोई दिक्कत नहीं है। कहीं ना कहीं ये सब लिंक्ड अप है। जैसे कि हरिमा हिंसा, हमने क्या बोला? सब जगह है, सभी जितनी भी आपके तत्व है सबकी कमियों से क्या हो रही है? हरिमा हिंसा हो रही है।
हो रही है कि नहीं हो रही? तो ये सारी चीजें क्या होती है, बस आपको धीरे धीरे आपको ये याद रखनी है। आप डेली डेली थोड़ा 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 पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, चलो तब तक के लिए थैंक यू, आप इसको करिए।